चैप्टर 1 पिथेकेंथ्रोपस। जिस छाया में वह आगे बढ़ता था, उसी तरह चुपचाप विशाल जानवर आधी रात के जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ता था। उसकी पीली हरी आंखें गोल गोल घूमती रहती थीं, उसकी दुमदार पूंछ उसके पीछे लहराती रहती थी, उसका सिर नीचे और चपटा होता था और हर मांसपेशी शिकार के रोमांच के लिए जीवंत होती थी। जंगल का चांद कभी कभार एक खुले स्थान पर चमकता था, जिससे बचने के लिए विशाल बिल्ली हमेशा सावधान रहती थी। हालांकि वह असंख्य टहनियों, टूटी शाखाओं और पत्तियों के कालीन पर घनी हरियाली के बीच से आगे बढ़ता था, लेकिन उसके गुजरने से कोई ऐसी आवाज नहीं निकलती थी जिसे सुस्त इंसानी कान सुन पाते। जाहिर है कि शिकार किया गया प्राणी कम सतर्क था। वह शेर की तरह ही चुपचाप चल रहा था, जो भूरे मांसाहारी से 100 कदम आगे था, क्योंकि चांदनी से चमकते प्राकृतिक मैदानों को घेरने के बजाय वह सीधे उनके बीच से गुजर गया, और उसके निशानों के टेढ़े मेढ़े रिकॉर्ड से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कम से कम प्रतिरोध के इन रास्तों की तलाश कर रहा था। और यह हो भी सकता था, क्योंकि अपने भयानक शिकारी के विपरीत वह 2 पैरों पर सीधा चलता था। वह 2 पैरों पर चलता था और उसके सिर पर एक काले रंग के छींटे को छोड़कर उसके बाल नहीं थे। उसकी भुजाएं सुडौल और मांसल थीं, उसके हाथ शक्तिशाली और पतले थे, जिसमें लंबी पतली उंगलियां और अंगूठे तर्जनी के पहले जोड़ तक पहुंचते थे। उसके पैर भी सुडौल थे, लेकिन उसके पैर सभी मनुष्यों की जातियों के मानकों से अलग थे, संभवतः कुछ निम्नतम जातियों को छोड़कर, जिसमें बड़े पैर की उंगलियां पैर से समकोण पर निकली हुई थीं। खूबसूरत अफ्रीकी चांद की पूरी रोशनी में कुछ पल के लिए रुककर उस प्राणी ने पीछे की ओर ध्यान से कान लगाया और फिर अपना सिर ऊपर उठाया। चांद की रोशनी में उसके चेहरे के भाव आसानी से देखे जा सकते थे। वे मजबूत, साफ सुथरे और नियमित थे, ऐसे चेहरे के भाव जो दुनिया की किसी भी महान राजधानी में अपनी मर्दाना सुंदरता के लिए ध्यान आकर्षित कर सकते थे। लेकिन क्या ये चीज़ एक आदमी थी? पेड़ों पर नज़र रखने वाले के लिए ये तय करना मुश्किल होता, क्योंकि शेर का शिकार चांदी की टेपेस्ट्री के पार फिर से अपना रास्ता बनाता था, जिसे लूना ने उदास जंगल के फर्श पर बिछा दिया था, क्योंकि उसकी जांघों को घेरने वाले काले फर के लंगोट के नीचे से एक लंबी, बिना बालों वाली सफ़ेद पूंछ लटक रही थी। एक हाथ में ये प्राणी एक मोटा डंडा लिए हुए था, और इसके कंधे की बेल्ट से इसके बाएं हिस्से में एक छोटा, म्यान वाला चाकू लटका हुआ था, जबकि एक क्रॉस बेल्ट इसके दाहिने कूल्हे पर एक थैली को सहारा दे रही थी। इन पट्टियों को शरीर से बांधे रखने और जाहिर तौर पर कमरबंद को सहारा देने के लिए एक चौड़ी कमरबंद थी, जो चांदनी में चमक रही थी मानो कुंवारी सोने से जड़ी हो, और पेट के बीच में एक बहुत बड़ा बकल था जो अलंकृत डिजाइन का था और जो कीमती पत्थरों से चमक रहा था। नूमा, शेर, अपने इच्छित शिकार के करीब और करीब आ रहा था, और यह कि शेर को अपने खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि वह अपने कान और अपनी तीखी काली आंखों को अपने पीछे चल रही बिल्ली की दिशा में कितनी बार घुमाता था। उसने अपनी गति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं की। जहां खुली जगह की अनुमति थी, वहां वह लंबी झूलती हुई चली, लेकिन उसने म्यान में चाकू ढीला कर दिया और हर समय अपने डंडे को तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रखा। आखिरकार घने जंगल की वनस्पतियों की एक संकरी पट्टी को पार करते हुए वह आदमी काफी दूर तक फैले लगभग वृक्षविहीन क्षेत्र में घुस गया। एक पल के लिए वह झिझका, जल्दी से अपने पीछे की ओर देखा और फिर ऊपर लहराते बड़े पेड़ों की शाखाओं की सुरक्षा की ओर देखा, लेकिन डर या सावधानी से कहीं अधिक आग्रह ने उसके निर्णय को प्रभावित किया, क्योंकि वह पेड़ों की सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए फिर से छोटे से मैदान में चला गया। उसके आगे घास के मैदान में कमोबेश पत्तों से भरे अभयारण्य थे, और जिस रास्ते से वह गया, एक से दूसरे तक जाता हुआ, ये दर्शाता था कि उसने पूरी तरह से विवेक को हवा में नहीं छोड़ा था। लेकिन दूसरे पेड़ के पीछे छूट जाने के बाद अगले पेड़ की दूरी काफी थी, और तभी नूमा जंगल की छिपी हुई आड़ से चला आया और अपने शिकार को अपने सामने असहाय देखकर अपनी पूंछ को अकड़कर सीधा किया और हमला कर दिया। 2 महीने बीत चुके थे, भूख, प्यास, कठिनाइयों, निराशा और सबसे बढ़कर कष्टदायक दर्द से भरे 2 लंबे, थकाऊ महीने, जब से टार्जन ऑफ द एप्स ने मृत जर्मन कप्तान की डायरी से जाना कि उसकी पत्नी अभी भी जीवित है। एक संक्षिप्त जांच जिसमें उसे ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकन एक्सपीडिशन के खुफिया विभाग द्वारा उत्साहपूर्वक सहायता दी गई थी,
ने इस तथ्य को उजागर किया कि लेडी जेन को अंदरूनी इलाकों में छिपाने का प्रयास किया गया था, जिसके कारणों के बारे में केवल जर्मन हाई कमांड ही जान सकता था। लेफ्टिनेंट ओबगेट्स और देशी जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी के नेतृत्व में उन्हें सीमा पार कांगो फ्री स्टेट में भेजा गया था। अकेले ही उसकी तलाश में निकलकर टार्ज़न उस गांव को खोजने में सफल हो गया था जिसमें उसे कैद किया गया था, लेकिन उसे पता चला कि वह महीनों पहले भाग गई थी और जर्मन अधिकारी उसी समय गायब हो गया था। उसके बाद से सरदारों और योद्धाओं की कहानियां, जिनसे उसने पूछताछ की, अस्पष्ट और अक्सर विरोधाभासी थीं। यहाँ तक कि भगोड़ों ने जिस दिशा में यात्रा की थी, उसका अनुमान भी टार्ज़न विभिन्न स्रोतों से प्राप्त खंडित साक्ष्यों के टुकड़ों को जोड़कर ही लगा सकता था। गांव में किए गए विभिन्न अवलोकनों से उस पर भयावह अनुमान लगाए गए। एक तो यह निर्विवाद प्रमाण था कि ये लोग नरभक्षी थे, दूसरा, गांव में देशी जर्मन वर्दी और उपकरणों की विभिन्न वस्तुओं की उपस्थिति। बहुत जोखिम उठाकर और मुखिया की ओर से घोर आपत्ति के बावजूद बंदर आदमी ने गांव की हर झोपड़ी का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, जिसमें से कम थोड़ी सी आशा की किरण इस तथ्य से निकली कि उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो उसकी पत्नी की हो सकती थी। गांव छोड़कर वह दक्षिण पश्चिम की ओर चला गया, सबसे भयावह कठिनाइयों के बाद, एक विशाल जलविहीन मैदान को पार करते हुए, जो अधिकांशतः घने कांटों से ढका हुआ था, आखिरकार एक ऐसे जिले में पहुंचा जहां शायद पहले कभी किसी गोरे व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया था और जिसके बारे में केवल उन जनजातियों की किंवदंतियों में जाना जाता था जिनके देश इसकी सीमा पर थे। यहाँ खड़ी पहाड़ियाँ, अच्छी तरह से पानी वाले पठार, चौड़े मैदान और विशाल दलदली दलदल थे, लेकिन न तो मैदान, न ही पठार और न ही पहाड़ उसके लिए सुलभ थे, जब तक कि कई सप्ताह के कठिन प्रयास के बाद वह एक ऐसा स्थान खोजने में सफल नहीं हुआ जहां से वह दलदल को पार कर सके, एक भयानक क्षेत्र जो विषैले सांपों और अन्य बड़े खतरनाक सरीसृपों से भरा हुआ था। कई मौकों पर उसने दूर से या रात में विशालकाय सरीसृप राक्षसों को देखा, लेकिन चूंकि दलदल में और उसके आसपास बड़ी संख्या में दरियाई घोड़े, गैंडे और हाथी थे, इसलिए वह कभी भी निश्चित नहीं था कि उसने जो रूप देखे वे ये नहीं थे। When at last he stood upon firm ground after crossing the morasses, he realized why it was that for perhaps countless ages this territory had defied the courage and hardihood of the heroic races of the outer world that had, after innumerable reverses and unbelievable suffering, penetrated to practically every other region, from pole to pole. From the abundance and diversity of the game it might have appeared that every known species of bird and beast and reptile had sought here a refuge wherein they might take their last stand against the encroaching multitudes of men that had steadily spread themselves over the surface of the earth, wresting the hunting grounds from the lower orders from the moment that the first ape shed his hair and ceased to walk upon his knuckles. Even the species with which Tarzan was familiar showed here either the results of a divergent line of evolution or an unaltered form that had been transmitted without variation for countless ages. 2. There were many hybrid strains, not the least interesting of which to Tarzan was a yellow and black striped lion. Smaller than the species with which Tarzan was familiar, but still a most formidable beast, since it possessed in addition to sharp saber-like canines the disposition of a devil. To Tarzan it presented evidence that tigers had once roamed the jungles of Africa, possibly giant saber-tooths of another epoch, and these apparently had crossed with lions with the resultant terrors that he occasionally encountered at the present day. The true lions of this new, old world differed but little from those with which he was familiar. In size and conformation they were almost identical, but instead of shedding the leopard spots of cubhood, they retained them through life as definitely marked as those of the leopard. 2 months of effort had revealed no slightest evidence that he sought had entered this beautiful yet forbidding land. His investigation, however, of the cannibal village and his questioning of other tribes in the neighborhood had convinced him that if Lady Jane still lived it must be in this direction that he seek her, since by a process of elimination he had reduced the direction of her flight to only this possibility. How she had crossed the morass he could not guess, and yet something within seemed to urge upon him belief that she had crossed it, and that if she still lived it was here that she must be sought. But this unknown, untraversed wild was of vast extent, grim, forbidding mountains blocked his way,
torrent stumbling from rocky fastnesses impeded his progress, and at every turn he was forced to match wits and muscles with the great carnivora that he might procure sustenance. टार्ज़न और नूमा बार बार एक ही शिकार का पीछा करते थे और कभी एक, कभी दूसरा इनाम छीन लेता था। हालांकि कभी कभी ही वानर मानव भूखा रहता था, क्योंकि देश में शिकार के लिए जानवर, पक्षी और मछलियां, फल और अनगिनत अन्य प्रकार की वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में थीं, जिन पर जंगल में पला बड़ा मनुष्य जीवित रह सकता था। टार्ज़न अक्सर आश्चर्य करता था कि इतने समृद्ध देश में उसे मनुष्य के कोई संकेत क्यों नहीं मिले, और अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सूखे, कांटों से ढके मैदान और विभत्स दलदलों ने इस देश को मानव जाति के आक्रमण से प्रभावी रूप से बचाने के लिए पर्याप्त अवरोध का निर्माण किया था। कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार वह पहाड़ों के बीच से एक रास्ता खोजने में सफल हो गया, और दूसरी तरफ उतरते हुए उसने खुद को एक ऐसे देश में पाया जो लगभग उसी तरह का था जिसे उसने छोड़ा था। शिकार अच्छा था, और एक घाटी के मुहाने पर एक पानी के गड्ढे में जहां से वह पेड़ों से ढके मैदान में उतरता था, 12 हिरण बंदर आदमी की चालाकी का आसान शिकार बन गया। शाम ढलने को थी। 4 पैरों वाले महान शिकारियों की आवाजें बार बार अलग अलग दिशाओं से उठ रही थीं, और चून की घाटी के पेड़ों के बीच कोई आरामदायक जगह नहीं थी, इसलिए बंदर आदमी ने हिरन के शव को कंधे पर उठाया और नीचे मैदान की ओर चल पड़ा। इसके विपरीत दिशा में ऊंचे ऊंचे पेड़ उगे हुए थे, एक विशाल जंगल जो उसकी अनुभवी आंखों को एक विशाल जंगल का आभास दे रहा था। बंदर आदमी ने इस ओर अपना कदम बढ़ाया, लेकिन जब वो मैदान के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि एक ऐसा पेड़ अकेला खड़ा है जो रात के ठहरने के लिए उसके लिए सबसे उपयुक्त था। उसने अपनी शाखाओं पर हल्के से झूला और जल्दी ही एक आरामदायक विश्राम स्थल बन गया। यहाँ उसने 12 का मांस खाया, और जब संतुष्ट हो गया तो शव के शेष हिस्से को पेड़ के दूसरी तरफ ले गया, जहाँ उसने उसे जमीन से काफी ऊपर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। वापस अपनी जांघों पर आकर उसने खुद को सोने के लिए तैयार कर लिया, और अगले ही पल शेरों की दहाड़ और छोटी बिल्लियों की चीखें उसके कानों पर पड़ीं। जंगल की सामान्य आवाजें बंदर आदमी को परेशान करने के बजाय शांत करती थीं, लेकिन एक असामान्य आवाज सभ्य मनुष्य के जागे हुए कान के लिए चाहे कितनी भी अगोचर क्यों न हो, टार्ज़न की चेतना पर कभी भी आघात करने में विफल नहीं होती थी, चाहे वह कितनी भी गहरी नींद में क्यों न हो। और ऐसा तब हुआ जब चांद ऊंचा था। उसके पेड़ के आसपास घास के कालीन पर अचानक पैरों की दौड़ उसे सचेत और तत्पर गतिविधि में ले आई। टार्ज़न आप और मेरी तरह अपनी आंखों और मस्तिष्क पर अभी भी नींद के बोझ के साथ नहीं जागता है, क्योंकि अगर जंगली जीव इस तरह से जागते हैं तो उनकी जागृति कम होगी। जैसे ही उसकी आंखें खुली स्पष्ट और उज्ज्वल, वैसे ही उसके मस्तिष्क के तंत्रिका केंद्रों पर स्पष्ट और उज्ज्वल उसकी सभी इंद्रियों की विभिन्न धारणाएं दर्ज हुईं। उसके नीचे उसके पेड़ की ओर दौड़ता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो पहली नज़र में लगभग नग्न श्वेत व्यक्ति लग रहा था, फिर भी पहली बार देखने पर भी पीछे की ओर निकली हुई लंबी सफ़ेद पूंछ बंदर आदमी से बच नहीं पाए। भागने वाले व्यक्ति के पीछे नूमा शेर पूरी ताकत से भाग रहा था। शिकार की आवाज़ नहीं, हत्यारा की आवाज़ नहीं, एक मृत दुनिया में 2 आत्माओं की तरह वे दोनों इस भयानक दौड़ की चरम त्रासदी की ओर चुपचाप तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें खुली और उसने अपने नीचे के दृश्य को देखा, यहाँ तक कि उस क्षणिक अनुभूति में भी तर्क, निर्णय और निर्णय इतनी तेजी से एक के बाद एक हुए कि लगभग उसी समय बंदर आदमी हवा में था, क्योंकि उसने एक सफ़ेद चमड़ी वाले प्राणी को देखा था जो उसके जैसे ही सांचे में ढला हुआ था, जिसका पीछा टार्ज़न के वंशानुगत दुश्मन ने किया था। शेर भागते हुए आदमी चीज के इतने करीब था कि टार्ज़न के पास अपने हमले का तरीका चुनने के लिए सावधानी से समय नहीं था। जैसे एक गोताखोर स्प्रिंगबोर्ड से सिर के बल नीचे पानी में छलांग लगाता है, वैसे ही बंदरों का टार्ज़न सीधे नुमा शेर पर कूद पड़ा। उसके दाहिने हाथ में उसके पिता की तलवार थी, जिसने पहले कई बार शेरों का खून चखा था। टार्ज़न के एक पंजे ने उसे पकड़ लिया, जिससे एक लंबा गहरा घाव हो गया, और फिर बंदर आदमी नुमा की पीठ पर था और ब्लेड बार बार जंगली हिस्से में धंस रहा था। न तो वह आदमी सा प्राणी अब भाग रहा था, न ही निष्क्रिय। वह भी जंगली प्राणी ने तुरंत ही अपने बचाव के चमत्कार की सच्चाई को महसूस कर लिया था और अपनी राह पर मुड़ते हुए
टार्ज़न की सहायता और नूमा को नष्ट करने के लिए उठाए गए डंडे के साथ आगे बढ़ा था। जानवर की चपटी खोपड़ी पर एक ही भयानक वार ने उसे अचेत कर दिया और फिर जैसे ही टार्ज़न के चाकू ने जंगली दिल को छुआ, कुछ ऐंठन भरी कपकपी और अचानक आराम ने मांसाहारी को गुजरने का संकेत दिया। अपने पैरों पर उछलकर वानर मानव ने अपने शिकार के शव पर अपना पैर रखा और अपना चेहरा गोरो चंद्रमा की ओर उठाकर उस क्रूर विजय घोष को बोला, जिसने कई बार उसके मूल जंगल की प्रतिध्वनि को जगा दिया था। जैसे ही वानर मानव के होठों से भयानक चीख फूटी, वो मनुष्य मानव अचानक भय से तेजी से पीछे हट गया, लेकिन जब टार्ज़न ने अपना शिकार का चाकू म्यान में रख दिया और उसकी ओर मुड़ा, तो दूसरे ने उसके व्यवहार की शांत गरिमा में आशंका का कोई कारण नहीं देखा। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे का मूल्यांकन करते हुए खड़े रहे और फिर मनुष्य वस्तु ने बोलना शुरू किया। टार्ज़न ने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा प्राणी स्पष्ट ध्वनियां बोल रहा था जो वाणी में व्यक्त हो रही थी, हालांकि एक ऐसी भाषा में जिससे टार्ज़न अपरिचित था, एक ऐसे व्यक्ति के विचार जो कमोबेश उसी तरह की तर्क शक्ति रखता था जो उसके पास थी। दूसरे शब्दों में, हालांकि उसके सामने खड़ा प्राणी बंदर की पूंछ और अंगूठे और बड़े पैर की उंगलियां रखता था, लेकिन अन्य सभी मामलों में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक मनुष्य था। टार्ज़न के शरीर से बहते खून ने प्राणी का ध्यान खींचा। उसने अपनी जेब से एक छोटा थैला निकाला और टार्ज़न के पास जाकर इशारों से संकेत दिया कि वह चाहता है कि बंदर आदमी लेट जाए ताकि वह घाव का उपचार कर सके, जिसके बाद उसने घाव के किनारों को फैलाकर कच्चे मांस पर छोटी थैली से पाउडर छिड़का। घाव का दर्द उपचार की उत्कृष्ट यातना के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन शारीरिक पीड़ा के आदि बंदर आदमी ने धैर्यपूर्वक इसे सहन किया और कुछ ही क्षणों में न केवल रक्तस्राव बंद हो गया बल्कि दर्द भी बंद हो गया। दूसरे की आवाज़ के कोमल और अप्रिय स्वरों के जवाब में टार्ज़न ने आंतरिक क्षेत्र की विभिन्न जनजातीय बोलियों के साथ साथ महान वानरों की भाषा में भी बात की, लेकिन ये स्पष्ट था कि वो व्यक्ति इनमें से कुछ भी नहीं समझता था। ये देखकर कि वे एक दूसरे को समझा नहीं सकते, पिथेकेंथ्रोपस टार्ज़न की ओर बढ़ा और अपने बाएं हाथ को अपने हृदय पर रखते हुए अपने दाहिने हाथ की हथेली को वानरों के हृदय पर रख दिया। बाद वाले को ये क्रिया मित्रवत अभिवादन के रूप में दिखाई दी और असभ्य जातियों के तौर तरीकों से परिचित होने के कारण उसने उसी तरह से जवाब दिया क्योंकि उसे लगा कि निस्संदेह उसे ऐसा करना चाहिए था। उसकी यह क्रिया उसके नए नए परिचित को संतुष्ट और प्रसन्न करती हुई प्रतीत हुई, जो तुरंत फिर से बात करने लगा और अंत में अपने सिर को पीछे झुकाकर उनके ऊपर के पेड़ की दिशा में हवा को सूंघा और फिर अचानक हिरन बारा के शव की ओर इशारा करते हुए उसने अपने पेट को एक सांकेतिक भाषा में छुआ, जिसे सबसे मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता था। अपने हाथ की एक लहर के साथ टार्ज़न ने अपने मेहमान को अपने जंगली भोजन के बचे हुए हिस्से को खाने के लिए आमंत्रित किया और दूसरा, एक छोटे बंदर की तरह फुर्ती से पेड़ की निचली शाखाओं पर छलांग लगाता हुआ अपनी लंबी, मजबूत, घुमावदार पूंछ की मदद से तेजी से मांस की ओर बढ़ गया। पिथेकेंथ्रोपस चुपचाप खाता रहा, अपने तीखे चाकू से हिरन की कमर से छोटे छोटे टुकड़े काटता रहा। पेड़ पर अपनी जांघों के बीच से टार्ज़न अपने साथी को देखता रहा और मानवीय गुणों की अधिकता को देखता रहा, जो निस्संदेह विरोधाभासी अंगूठे, बड़े पैर की उंगलियों और पूंछ द्वारा उभारे गए थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये प्राणी किसी अजीब जाति का प्रतिनिधि है या फिर, जो अधिक संभावना थी, वह एक भूतपूर्व प्राणी था। यदि उसके सामने प्राणी के अस्तित्व का प्रमाण न होता, तो दोनों ही अनुमान काफी बेतुके लगते। हालांकि वह एक दुमदार आदमी था जिसके हाथ और पैर स्पष्ट रूप से वृक्षीय थे। सोने से जड़े और रत्न जड़े उसके वस्त्र केवल कुशल कारीगरों द्वारा ही बनाए जा सकते थे, लेकिन क्या वे इस व्यक्ति या उसके जैसे अन्य लोगों या किसी पूरी तरह से अलग जाति के काम थे? टार्ज़न निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकता था। भोजन समाप्त होने पर अतिथि ने पास की एक शाखा से टूटे पत्तों से अपनी उंगलियां और होंठ पोंछे टार्ज़न की ओर एक सुखद मुस्कान के साथ देखा, जिससे उसके मजबूत सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी, जिसके नुकीले दांत टार्ज़न के दांतों से अधिक लंबे नहीं थे। कुछ शब्द बोले, जिन्हें टार्ज़न ने कृतज्ञता की एक विनम्र अभिव्यक्ति समझा और फिर रात के लिए पेड़ पर एक आरामदायक स्थान की तलाश की। धरती पर सुबह से पहले का अंधेरा छाया हुआ था,
तभी टार्जन की नींद उस पेड़ के हिलने से खुली जिसमें उसने शरण ली थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका साथी भी हिल रहा था और उसने हलचल का कारण जानने के लिए जल्दी से इधर उधर देखा तो बंदर आदमी ने जो दृश्य देखा उससे वह चकित रह गया। पेड़ के पास एक विशालकाय आकृति की धुंधली छाया उभरी और उसने देखा कि यह विशाल शरीर की शाखाओं पर रगड़ने की आवाज थी जिसने उसे जगाया था। इतना बड़ा प्राणी उसे परेशान किए बिना इतने करीब आ सकता है, ये बात टार्जन को आश्चर्य और निराशा दोनों से भर देती है। अंधेरे में बंदर आदमी ने पहले तो घुसपैठिए को हाथी समझा, फिर भी अगर ऐसा था तो वह पहले कभी देखे गए किसी भी हाथी से बड़े आकार का था। लेकिन जैसे जैसे धुंधली रूपरेखा कम स्पष्ट होती गई, उसने अपनी आंखों से एक रेखा पर और जमीन से 20 फीट ऊपर एक विचित्र दांतेदार पीठ का धुंधला सिलहुट देखा, जो एक ऐसे प्राणी का आभास देता था जिसकी रीढ़ की हर एक रीढ़ की हड्डी पर एक मोटा, भारी सींग निकला हुआ था। बंदर आदमी को पीठ का केवल एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, शरीर का बाकी हिस्सा पेड़ के नीचे घनी छाया में खो गया था, जहां से अब विशाल जबड़ों की शक्तिशाली रूप से मांस और हड्डियों को कुचलने की आवाज आ रही थी। वानर मानव के संवेदनशील नथुनों तक उठती गंध से उसे तुरंत यह एहसास हुआ कि उसके नीचे कोई विशालकाय सरीसृप है जो उस शेर के शव को खा रहा है जिसे रात में वहीं मारा गया था। जब टार्जन की आंखें जिज्ञासा से भरी हुई अंधेरे छायाओं में व्यर्थ ही भटक रही थीं, तो उसने अपने कंधे पर एक हल्का स्पर्श महसूस किया और मुड़कर देखा कि उसका साथी उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। प्राणी ने अपनी तर्जनी को अपने होठों पर दबाते हुए चुप रहने का आदेश दिया और टार्जन की बांह को खींचकर यह संकेत देने की कोशिश की कि उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि वह एक अजीब देश में था, जाहिर तौर पर विशालकाय आकार के जीवों से भरा हुआ था, जिनकी आदतें और शक्तियां उसके लिए बिल्कुल भी अपरिचित थीं, बंदर आदमी ने खुद को दूर जाने दिया। अत्यंत सावधानी के साथ पिथेकेंथ्रोपस उस महान रात्रिच शिकारी के विपरीत दिशा में पेड़ से नीचे उतरा और टार्जन के साथ चुपचाप रात भर मैदान के पार चला गया। इस प्रकार कपि मानव उस प्राणी का निरीक्षण करने का अवसर छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, जिसके बारे में उसने महसूस किया था कि वो संभवतः उसके पिछले अनुभव से पूरी तरह से भिन्न था। फिर भी वह इतना बुद्धिमान था कि जानता था कि कब विवेक ही वीरता का बेहतर हिस्सा होता है और अब, जैसा कि अतीत में हुआ था, उसने उस कानून के आगे घुटने टेक दिए जो जंगली प्राणियों पर शासन करता है तथा उन्हें बेकार में खतरे को मोल लेने से रोकता है, जिनका जीवन भोजन और मैथुन की अपनी सामान्य दिनचर्या में ही पर्याप्त रूप से खतरे से भरा होता है। जैसे ही उगते हुए सूर्य ने रात्रि की छाया को दूर किया, टार्जन ने स्वयं को पुनः एक विशाल जंगल के किनारे पर पाया, जिसमें उसका मार्गदर्शक कूद पड़ा और पेड़ों की शाखाओं को पकड़कर आगे बढ़ रहा था, जिसके माध्यम से वह अपनी लंबी आदत और वंशानुगत प्रवृत्ति के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक पकड़ने वाली पूंछ, हाथों और पैरों की उंगलियों की सहायता से वह मानव रूपी प्राणी विशालकाय वानर मानव की तरह ही जंगल में अधिक आसानी या निश्चितता के साथ आगे बढ़ रहा था। इस यात्रा के दौरान टार्जन को याद आया कि पिछली रात नूमा नामक शेर के खुरदरे पंजों से उसके बाजू में घाव हो गया था और उसकी जांच करके वह ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि न केवल वह घाव दर्द रहित था, बल्कि उसके किनारों पर सूजन के कोई निशान नहीं थे, जो निस्संदेह उस एंटीसेप्टिक पाउडर का परिणाम था जो उसके अजीब साथी ने उस पर छिड़का था। वे 1 या 2 मील आगे बढ़ चुके थे जब टार्जन का साथी एक बड़े पेड़ के नीचे घास की ढलान पर धरती पर आया, जिसकी शाखाएं एक साफ नाले पर लटकी हुई थीं। यहाँ उन्होंने पानी पिया और टार्जन ने पाया कि पानी न केवल स्वादिष्ट रूप से शुद्ध और ताज़ा था, बल्कि बर्फीले तापमान का भी था, जो ये दर्शाता था कि यह अपने मूल के ऊंचे पहाड़ों से तेजी से नीचे उतर रहा था। अपनी कमरबंद और हथियार एक तरफ रखकर टार्जन पेड़ के नीचे बने छोटे से तालाब में घुस गया और कुछ देर बाद बाहर निकला, काफी तरोताज़ा और नाश्ते की तीव्र इच्छा से भरा हुआ। जब वह तालाब से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका साथी उसे देख रहा है और उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव है। उसने बंदर आदमी को कंधे से पकड़कर घुमाया ताकि टार्जन की पीठ उसकी ओर हो और फिर अपनी तर्जनी से टार्जन की रीढ़ की हड्डी के सिरे को छूते हुए उसने अपनी दुम को अपने कंधे पर लपेटा और बंदर आदमी को फिर से घुमाया।
पहले टार्जन की ओर और फिर अपनी दुम की उपान की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर उलझन का भाव था, जबकि वह अपनी अजीबोगरीब जीभ से उत्साह से बड़बड़ा रहा था। वानर मानव को एहसास हुआ कि संभवतः पहली बार उसके साथी को पता चला था कि वह दुर्घटनावश नहीं बल्कि स्वभाव से ही पूंछविहीन है, और इसलिए उसने अपने अंगूठे और पैरों की उंगलियों की ओर ध्यान आकर्षित किया ताकि उस प्राणी को यह एहसास हो सके कि वे अलग अलग प्रजातियों के हैं। उस व्यक्ति ने संदेहपूर्वक अपना सिर हिलाया, मानो यह समझने में असमर्थ हो कि टार्जन उससे इतना भिन्न क्यों है, लेकिन अंततः स्पष्टतः कंधे उचकाकर समस्या को छोड़कर उसने अपना हॉर्नेस, खाल और हथियार एक तरफ रख दिए और पूल में प्रवेश कर गया। अपने स्नान कार्य पूरे करने और अपने कमजोर कपड़ों को फिर से पहनने के बाद वह पेड़ के नीचे बैठ गया और टार्जन को अपने पास बैठने का इशारा किया। अपनी दाहिनी ओर लटकी थैली खोली और उसमें से सूखे मांस के टुकड़े और मुट्ठी भर पतले छिलके वाले मेवे निकाले, जिनसे टार्जन परिचित नहीं था। दूसरे को उन्हें अपने दांतों से तोड़ते और गिरी खाते देखकर टार्जन ने भी अपने सामने रखे उदाहरण का अनुसरण किया। उसने पाया कि मांस स्वादिष्ट और बढ़िया स्वाद वाला था। सूखा मांस भी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था, हालांकि यह स्पष्ट रूप से नमक के बिना हिलाया गया था, एक ऐसी वस्तु जिसे टार्जन ने सोचा था कि इस इलाके में प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खाने के दौरान टार्जन के साथी ने मेवे, सूखे मांस और आसपास की कई अन्य वस्तुओं की ओर इशारा किया, और हर बार वही दोहराया जो टार्जन ने पाया कि इन चीज़ों के नाम उस प्राणी की मूल भाषा में होने चाहिए। अपने नए नए परिचित की ओर से उसे निर्देश देने की इस स्पष्ट इच्छा पर वानर मनुष्य मुस्कुरा सकता था, जिससे अंततः उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हो सकता था। पहले से ही कई भाषाओं और बोलियों में महारत हासिल करने के बाद वानर मनुष्य को लगा कि वह आसानी से दूसरी भाषा को आत्मसात कर सकता है, भले ही ये किसी ऐसी भाषा से पूरी तरह से असंबंधित लगती हो जिससे वह परिचित था। वे अपने नाश्ते और पाठ में इतने व्यस्त थे कि न तो उन्हें ऊपर से उन पर चमकती हुई मोतियों जैसी आंखों का पता था, न ही टार्जन को किसी आसन्न खतरे का तब तक पता था जब तक कि एक विशाल, बालों वाला शरीर उनके ऊपर की शाखाओं से उनके साथी पर सीधे कूद नहीं पड़ा।